मार्केट में इस समय 25,145 तो 25,150 के लेवल को मोर और लेस हम डिफेंड कर रहे हैं अभी के लिए। पुट राइटर्स का जो जोन है वहाँ पर देखते हैं आखिरी में कोई 3 PM मूव आता है या नहीं, लेकिन आगे मार्केट में इस समय यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं, कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए, ये सब जानते हैं। हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़ गए हैं। हर्षा, गुड आफ्टरनून। हर्षा, क्या लग रहा है इस समय मार्केट में? सबसे ज़्यादा रैली मिड और स्मॉल कैप में रही है, आज भी एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा यहाँ पर। आपकी अप्रोच क्या है इस समय मार्केट में एज अ फंड मैनेजर? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, मार्केट का अंडरटोन तो अभी भी बुलिश ही रहा है, लेकिन जरूर वैल्यूएशन पे एक नजर होना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन महंगे होते जा रहे हैं। और अगर पहले तिमाही का अगर नतीजे देखते हैं तो वहाँ पे एक तरफ से एबिडा लेवल पे या पैट लेवल पे वीकनेस दिखाई दिया है। तो या यदि ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, फिर तो जरूर मार्केट में एक तरफ से वैल्यूएशन का एक कंसर्न आ जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर एक नजर रखनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल जो अंडरटोन है अभी भी काफी बुलिश है और ठीक ठाक सेटअप है बोल सकते। ओके, तो ओवरऑल अभी भी सेटअप ठीक ठाक है। इस समय हर्षा आप कैश कॉल ले रहे हैं क्या कुछ, या फुल्ली इन्वेस्टेड हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी रैली रही है। अनुज, देखिए, हम एक कॉर्पोरेट पॉलिसी फॉलो करते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा कैश कॉल नहीं लेते हैं। कोई भी स्कीम में हम 7.5% से ज्यादा कैश नहीं रखते हैं जनरली। तो आज के दिन में भी किसी भी स्कीम में कुछ खास कैश लेवल्स नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर 1 से 2% का जो कैश लेवल्स है वही है सभी फंड्स में। मिड कैप और स्मॉल कैप में शायद ये लेवल 3 से 4% होंगे। तो यहाँ पे अपना आज का कैश लेवल्स है। जनरली हम जैसे ही इन्फ्लोज आते हैं वो इमीडिएटली डिप्लॉय नहीं करते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कैश अक्यूमुलेट करते जाते हैं या एक्टिवली सेल करके कैश क्रिएट करते हैं। तो एक तरफ से हम फुल्ली डिप्लॉयड ही रहते हैं, और अगर मार्केट में वैल्यूएशंस महंगे हैं या कोई डिफेंसिव व्यू है तो उसको हम सेक्टर्स चूज करने के चक्कर में और उसके ऊपर ध्यान देते हैं रादर देन टेकिंग कैश फॉर। ओके अच्छा हर्षा जी, अब एक एक करके पॉकेट्स को डिस्कस करते हैं या जहाँ पे मूव अच्छे आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं प्रीशियस मेटल्स से। गोल्ड एज ए अंडरलाइन स्ट्रॉन्ग रहा, साथ ही साथ ये अपने साथ पूरी जो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं उनको मूव दे रहा है। टाइटन में हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा है। इस स्पेस में आपको इस वक्त क्या अच्छा लग रहा है जिसको आप लोगों ने खुद भी अपने फंड्स में चेज किया हो, और एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर्स जिसको हम राइट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल गोल्ड पे एक जो हैंगिंग स्वॉर्ड था इम्पोर्ट ड्यूटी कट होने का वो हो चुका है। तो उस हिसाब से जो प्राइस पे जो बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था वो हो चुका है, और यहाँ से इतना बड़ा कोई झटका शायद नहीं लगेगा। और ओवरऑल अगर आप ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, ग्लोबल प्राइसेस भी ठीक ठाक अप ट्रेंड में है। तो हमें लगता है कि ये ज्वेलरी कंपनीज के लिए एक तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि जो प्राइस इम्पैक्ट हुआ है वहाँ पे ज्यादा डिमांड आ सकता है। हाँ, एक क्वार्टर के लिए शायद थोड़ा इन्वेंट्री पे हिट आएगा, बट उसके बाद डिमांड ट्रेंड्स स्ट्रांग होने चाहिए। ओवरऑल हमारा व्यू ज्वेलरी कंपनीज पे पॉजिटिव है। ओके, ज्वेलरी कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू है आपका। अच्छा, इस वक्त आप हर्षा जी केमिकल स्टॉक्स पे व्यू क्या रखते हैं? क्योंकि केमिकल्स में दो चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं, और जो वीकेस्ट स्ट्रक्चर थे जहाँ पे अर्निंग्स पिछले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी ख़राब हुई, वो भी नीचे से करीब 5-10% का मूव देने के बाद एटलीस्ट टेक्निकली हमको एक रीजनेबल बेस क्रिएट करने का संकेत दे रहे हैं। केमिकल्स में आपका इंटरेस्ट कैसा है इस वक्त, और आप लोगों ने क्या लोअर लेवल्स पे ऐड किया था केमिकल्स को क्या? लोअर लेवल्स पे हमने ऐड नहीं किए, लेकिन जो पहले से अपने पोर्टफोलियो में एक पोजीशन था, वो एक्सपोजर था, वो कंटिन्यू हो रहा है। हमें भी लगता है कि सेकेंड हाफ में इस साल में केमिकल सेक्टर के लिए थोड़ा बेहतर ट्रेंड्स मिलने चाहिए। चाइना का जो इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग चल रहा था, तो वहाँ पे काफी कुछ प्रेशर था मार्जिन्स पे, वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएगा सेकेंड हाफ में।
और अगर आप मीडियम टर्म कमेंट्री देखते हैं कंपनीज का या उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स देखते हैं, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है और सबका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स कंटिन्यू हो रहे हैं। तो सबको लगता है कि अगले 3-5 साल में डिमांड यहाँ से भी बहुत अच्छा लेवल पे पहुंचना चाहिए। तो ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे कोई कंसर्न नहीं है। शॉर्ट टर्म में जरूर प्रॉफिटेबिलिटी पे और डिमांड पे भी थोड़ा बहुत कुछ सेगमेंट्स में इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि सेकेंड हाफ में ये सब चीजें नॉर्मलाइज होना चाहिए। और एक तरफ से ये ऐसा भी एक सेक्टर है जहाँ पे इंक्रीमेंटल मनी गया नहीं है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई देता है प्रॉफिटेबिलिटी में, तो काफी कुछ एक्सपोजर फंड्स का यहाँ पे बढ़ सकता है। तो उस हिसाब से इस वैल्यूएशन लेवल्स पे जहाँ पे ओवरऑल मार्केट लेवल्स पे थोड़ा बहुत कंसर्न्स हैं, तो केमिकल्स एक तरफ से डिफेंसिव सेक्टर हो जाएगा जहाँ पे एटलीस्ट ट्रेंड्स इंप्रूव होंगे और वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं है, एक तरफ से कंसोलिडेट हो चुके। ओके अच्छा हर्षा, एक चीज़ बताइए आप, पिछले 10-12 दिन में एक चीज़ क्लियरली विजिबल है कि एनबीएफसी में बाइंग शुरू हो गई है। भले ही बैंकों में ना शुरू हुई हो, लेकिन एनबीएफसी में बहुत शानदार ट्रैक्शन है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? देखिए, एक तो है कि जो एलसीआर गाइडलाइंस है वो बैंक्स पे अप्लाई होगा और वहाँ पे शायद लेंडिंग ग्रोथ कंस्ट्रेंट रहेगा, ये एक 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 व्यू बनते आ रहा है। और दूसरा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो एनबीएफसीज के लिए अच्छा होता है, क्योंकि काफी सारा उनका बुक जो है वो फिक्स्ड रेट लेंडिंग होता है। तो अगर उनके कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होता है तो मार्जिन्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। तो ये सभी चीज लेते हुए लोगों ने शायद एक तरफ से एक्सपोजर बढ़ाया है एनबीएफसी में। लेकिन हमें ये भी लगता है कि बैंकिंग के जो कुछ स्टॉक्स हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ वहीं पे है सबसे ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट आज के दिन में। जरूर शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा हेडविंड्स है, बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज डेवलपमेंट्स है, लेकिन सेफ्टी वहीं पे है हमारे हिसाब से। अगर कोई पेशेंट इन्वेस्टर है तो यहाँ पे जरूर बैंकिंग सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके तो ये इस समय बैंक्स और एनबीएफसीज पर एक व्यू। यूएस में अब क्या रेट कट का सिलसिला जो शुरू होगा उसके बाद आईटी स्टॉक्स यहाँ से और आउट परफॉर्म करेंगे, या आपको लग रहा है अब सब कुछ प्राइस में है? देखिए, जो शॉर्ट टर्म का प्राइस मूव है शायद वो हो चुका है। जो सिर्फ इंटरेस्ट रेट को लेते हुए जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड होना चाहिए था वो तो बिल्ड हो चुका है। लेकिन हमें लगता है कि मीडियम टर्म में भी आईटी सेक्टर में एक तरफ से बिजनेस मोमेंटम बेहतर होना चाहिए। जैसे जैसे एआई अडॉप्शन ज्यादा होता जी और क्लाउड माइग्रेशन के जितने भी आईटी सर्विसेज के काम हैं, वहाँ पे काफी सारे इंडियन कंपनीज एक्टिव हैं। तो हमें लगता है कि मीडियम टर्म में इनका सब बिजनेस मोमेंटम इस वजह से बेहतर होना चाहिए। और एक तरफ से मार्जिन्स भी स्टेबल हैं और यहाँ से और नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं लग रहा है मार्जिन्स पे भी। और अगर आप देखते हैं आईटी कंपनीज के हायरिंग, वो भी एट द मार्जिन इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। तो ये सब इंडिकेशंस यही है कि मीडियम टर्म में भी ये जो ग्रीन शूट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, कंटिन्यू होना चाहिए और स्ट्रेंथन होना चाहिए। अगर वो व्यू बनता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी इन्वेस्ट करने से आपको वो परफॉर्मेंस मिल सकता है। अच्छा हर्षा जी, अब एक दो ऐसे स्पेस पे आते हैं जहाँ पर लाइकली है ऐसा कि इस बार की अर्निंग्स बहुत डिसअपॉइंट करेंगी। अभी आप जब इस कार्यक्रम में जुड़े उससे पहले हम फारा ने एक बैंक्स को और एनबीएफसीज को थोड़ा अलर्ट किया है कि आप डीलर्स की जो फाइनेंसिंग है वो थोड़ा सोच समझ के कीजिए, कंसिडरिंग जो इन्वेंट्रीज जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, डिस्काउंट्स डीप डिस्काउंट्स हैं। ऐसे में स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आप लोग क्या व्यू रख रहे हैं? क्या अब एटलीस्ट एक दो क्वार्टर्स के बाद कोई एक्सपोजर लेंगे, यहाँ से एक मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट पॉसिबल है क्या ऐसे स्पेस में? वीरेंद्र, देखिए अभी हमारा जो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के जो ओवरवेट एक्सपोजर था वो काफी हमने कम किया है पिछले एक क्वार्टर में। जैसे आपने बताया, पैसेंजर व्हीकल्स में इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ चुके हैं। मार्जिन्स भी शायद एक तरफ से पीक मार्जिन्स पे है, क्योंकि यहाँ से डिस्काउंट्स भी काफी कुछ मॉडल्स पे स्टार्ट हो रहा है। तो हमें लगता है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ था ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का, जो
मार्केट एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ से बेहतर था। पिछले कुछ 6-8 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली दिखाई दे रहा था। तो इसके वजह से यहाँ पे एक तरफ से आउट परफॉर्मेंस भी सस्टेन्ड था। वो शायद ट्रेंड चेंज होते हुए नजर आ रहा है। एटलीस्ट पैसेंजर व्हीकल्स में, शायद ऑटो कंपोनेंट्स में अभी भी ठीक-ठाक ही रहेगा क्योंकि उनके बुक्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड होते हैं। टू व्हीलर्स में भी ठीक-ठाक डिमांड अभी भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स में हमें लगता है कि एक तरह से डिमांड वीकनेस नज़र आ रहा है और शायद ये फेस्टिव सीज़न में अगर रिकवर नहीं होता है, तो ये थोड़ा लंबा भी चल सकता है, जो वीकनेस दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि शायद फाइनेंशियल ईयर 25 में पैसेंजर कार सेगमेंट से शायद अर्निंग्स ग्रोथ जो रहेगा वहाँ पे कटौती होगी, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होगी। तो हमने काफ़ी कुछ पोजीशंस कम किए हैं पिछले कुछ महीने। ओके, तो आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को और अपने आई थिंक पोजीशंस को एग्जैक्टली जिस प्रकार की डिमांड एनवायरनमेंट है, प्राइसिंग एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से अलाइन कर लिया है। एक स्पेस हर्षा जी जो कि बहुत अच्छा मोमेंटम जनरेट कर रहा है वो यूटिलिटीज़ का, अगर आप देखें तो एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस ने इनफैक्ट अपनी 2 सब्सिडरीज़ को मर्ज करके एक ट्रांसमिशन बिजनेस को डिफरेंट कंपनी में, एंटिटी में हटाने की बात की है। सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। ये एक वाजिब समय है क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का आपके मुताबिक, या फिर अभी इसको ट्रेल करना चाहिए? देखिए, ऑयल एंड गैस पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। गैस और ऑयल दोनों के भाव घट चुके हैं और घट रहे हैं अभी भी। तो इस हिसाब से डिमांड इम्प्रूव हो सकता है, स्पेशली गैस कंपनीज के डिमांड जो एक तरफ से इम्पैक्टेड था जब गैस प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे, वो नॉर्मलाइज होना चाहिए। और ये भी एक डिस्कशन में है कि कभी ना कभी जाके गैस प्राइसेस जो हैं वो जीएसटी के अंदर आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वो भी एक डिमांड के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये सब ट्रिगर्स की वजह से और जो वैल्यूएशंस भी ठीक-ठाक हैं और ये सारे कंपनीज जितने भी आपने मेंशन किए, सभी कंपनीज के रिटर्न रेशियोज बहुत ही स्ट्रांग हैं। सबके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, सब में ग्रोथ भी अभी जो एक्सपेक्टेशन था वहाँ से बेहतर ही आना चाहिए क्योंकि डिमांड इम्प्रूव होना चाहिए। तो हमें लगता है कि यहाँ से भी इस क्षेत्र में आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए। आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस आज बातचीत में हमारे साथ क्लोजिंग में शामिल रहे और सभी मुद्दों पे, इंडिसेस पे, सेक्टर्स पे अपनी राय खुल के रखी। आपने सर बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंडिसेस स्क्रीन पे लिखे